वेलकम टू जूलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहा जाता है, ये हमारे कोशिका का एक कोशिकांग है। सर्वप्रथम अंतःप्रद्रव्य जालिका को एक लेस रूपी संरचना के रूप में चिक एम्ब्रियो में 1945 में देखा गया था। यह हमारी कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स बनाते हैं और इसे हम एक नेटवर्क के रूप में स्ट्रेन्स और वेसिकल के रूप में साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं। ये मुख्यतः सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। हमारी कोशिका में 3 प्रकार के कोशिकांगक पाए जाते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। द वन विच आर बाउंड विद सिंगल मेम्ब्रेन, ऐसे कोशिकांग जो कि सिर्फ एक कोशिका में झिल्ली द्वारा आबद्ध रहते हैं। ऐसे कोशिकांग जो कि द्विझिल्ली द्वारा आबद्ध रहते हैं, या इस प्रकार के कोशिकांग जिनके ऊपर कोई भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है। ये कोशिका के अंदर एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ट्यूब्यूल्स, वेसिकल या सिस्टर्नी का बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन्स along with the microtubules, microfilament and intermediate filament। यह हमारी कोशिका के माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ मिलकर के एक साइटोस्केलेटन यानी कि अंतःकंकाल के रूप में उपस्थित होता है। सर्वप्रथम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पॉटर, क्लॉड और फुलेम ने 1945 में अध्ययन किया या देखा, और पॉटर और फुलेम ने 1952 में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका का नाम दिया। अगर इसकी पोजीशन या लोकेशन को हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सामान्यतः सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जितनी भी हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर सभी झिल्ली आबद्ध संरचनाएं या कोशिकांगक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी हैं जिनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होती है, जैसे कि हमारी आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, ओवा और एम्ब्रियोनिक सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट कोशिका से कोशिका में भिन्न भिन्न होता है, जैसा कि स्पर्मेटोसाइट कोशिका के अंदर कुछ वैक्यूल्स के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू के अंदर ये नलिका रूपी संरचनाओं यानी कि ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जो कि सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण करती है या एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि हमारी लिवर कोशिका और पेनक्रियाटिक कोशिका या अग्नाशय कोशिकाएं, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बहुत अधिक होती है। टोटल मेम्ब्रेन का लगभग 30 से 60% भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उद्भव केंद्रकीय कला या न्यूक्लियर एनवलप से माना जाता है। ये भी हमें ज्ञात है कि जितनी भी हमारी कला रूपी संरचनाएं होती है वह एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहती हैं, और सभी झिल्लियों की संरचना लगभग एक समान होती है, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट को सर्वप्रथम रॉबर्टसन ने दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवलप या केंद्रक कला की बाह्य कला से उत्पत्ति इसकी मानी जा सकती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होती है या उत्पन्न होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर संरचनात्मक रूप से अगर हम देखें तो 2 प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका एवं स्मूथ यानी कि चिकनी प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना प्लाज्मा कला की कंपैरिजन में कुछ पतली होती है या थिन होती है, जिसकी जो मोटाई होती है लगभग 50 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फिजिकल स्ट्रक्चर देखने पे हमें 3 प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एवं वेसिकल्स। सिस्टर्नी ये फ्लैटेंड यानी कि चपटे अनब्रांच सेक लाइक एलिमेंट्स होते हैं।
ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज स्टॉक के रूप में पाए जाते हैं। इनके ऊपर राइबोसोम्स की उपस्थिति होती है, इसलिए इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इनके ऊपर राइबोसोम्स के साथ में अटैच होने के लिए कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं या कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2। ये प्रोटीन्स राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होने या चिपकने में मदद करते हैं। दूसरी प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होती हैं ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। ये इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अनियमित आकार की शाखित संरचनाएं होती है जो आपस में एक दूसरे से नेटवर्क बनाती हैं। इनके ऊपर सामान्यतः राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। वेसिकल्स, ये ओवल राउंडेड यानी कि गोलाकार अंडाकार वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स होते हैं। इनके ऊपर भी राइबोसोम्स की अनुपस्थिति होती है। सभी प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट या आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, और इनके बीच में जो फ्लूइड या द्रव पाया जाता है उसे एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन यानी कि गुहा में भरा होता है। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से कुछ भिन्न होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मैट्रिक्स होती है वो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैट्रिक्स से कुछ भिन्न होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर सकती है, और जिस स्थानों से वह प्रवेश करती है उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और ये डेस्मोट्यूब्यूल्स के रूप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर सकती है। इसे हम इन संरचना के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में ये जो स्थान होते हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसे हम इंटरसेलुलर कनेक्शन भी कह सकते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेस्मोट्यूब्यूल के रूप में एक कला से दूसरी कला में पारगम्य हो सकती है या पारगमित हो सकती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना को आप देख रहे हैं, केंद्रक कला से आबद्ध हुई संरचना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी हमारी कोशिका कलाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से आबद्ध होती हैं या कनेक्टेड होती हैं या इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इनकी जो कलाएं हैं वो भी आपस में, इनकी जो ल्यूमेन है, गुहाएं हैं, वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो जो केंद्रक कला है उसकी बाह्य कला से आबद्ध संरचना हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम कला की संरचना देखें तो ये फास्फोलिपिड की द्विस्तरीय संरचना के रूप में पाई जाती है, जिनके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धसे हुए रहते हैं। इनकी संरचना उसी प्रकार होती है जिस प्रकार की प्लाज्मा कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो हमारी ट्यूब्यूल्स या वेसिकल होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है या गुहा होती है उसके अंदर एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, जैसे हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। इनकी जो वॉल होती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कला होती है वो लिपिड बायलेयर की बनी होती है, और इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं या बहुत अधिक अमाउंट में प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स एंड सैक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः नलिकाएं, वेसिकल्स या सैक रूपी संरचनाओं की बनी होती है। इनका साइज और स्ट्रक्चर जो है वो प्रत्येक कोशिका में अलग अलग होता है। द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ SER वेरीज बिटवीन द सेल। द SER कैन चेंज विद इन द सेल lifetime to allow the cell to adapt changes in the function and requirement। SER की जो संरचना है वो कोशिका में भी उसकी पूरे जीवन काल में परिवर्तित हो सकती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खास बात है, इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, और SER जो है वो केंद्र की कला से कनेक्टेड होती है या संबंधित होती है। SER RER की कंपैरिजन में लेस स्टेबल होती है, यानी कि कम समय के लिए कोशिका के अंदर उपस्थित रहती है। SER is the characteristic of the cell in which synthesis of known protein substances takes place।
SER उन कोशिकाओं में पाई जाती है जहाँ पर प्रोटीन के अतिरिक्त पदार्थ बनाए जाते हैं या नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत अधिक संख्या में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो इसे एक रफ अपीयरेंस देते हैं। मुख्यतः सिस्टर्नी जो हैं या चपटे वेसिकल रूपी जो संरचनाएं हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। RER की जो मेम्ब्रेन है वो लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट के रूप में उपस्थित होती है। RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी केंद्रीय कला से आबद्ध होती है। RER is very important in the synthesis and packaging of the proteins. RER प्रोटीन के सिंथेसिस और उनकी पैकेजिंग करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई सारी संरचनाएं जैसे कि रसल बॉडी ऑफ प्लाज्मा, निसल ग्रेन्यूल ऑफ नर्व सेल्स, ये सभी का सिंथेसिस जो है RER के अंदर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जिन स्थानों पर आकर के बाइंड होते हैं या आबद्ध होते हैं उन्हें ट्रांसलोकोन्स कहा जाता है। इस चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि जितनी भी प्लाज्मा कला या जितनी भी हमारी झिल्ली आबद्ध संरचना है वो एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड रहती है या संबंधित रहती है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर देख रहे हैं लाल कला वाली जो संरचना है ये केंद्रक कला है। केंद्रक कला से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति होती है जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है वेसिकल रूपी संरचनाओं के रूप में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे की तरफ गोल्जी बॉडीज़ का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडीज़ से लाइसोसोम्स का निर्माण होता है और लाइसोसोम की जो कला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ होकर के और एक कंप्लीट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इस प्रकार सभी कोशिका कलाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित रहती हैं और इनकी संरचना जो है वो लगभग समान होती है, किंतु उनकी मोटाई एक दूसरे से अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार इस एक दूसरे से आबद्ध संरचना को ही हम यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विभिन्न प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन अलग अलग होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक तीसरी प्रकार की हमारे पास में जालिका रूपी संरचना होती है जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SR कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः मसल कोशिकाएं या पेशी कोशिकाओं में पाई जाती है। मसल कोशिकाएं या पेशी कोशिकाओं को हम सार्कोमियर्स कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य या फंक्शंस। सबसे पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि मैंने आपको बताया, वे कोशिकाएं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि हमारी लिवर कोशिकाएं जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। उन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को अटैचमेंट करने के लिए एक स्थान प्रदान करती है। आप सभी को ये बात ज्ञात होगी कि राइबोसोम जो है वो उन्हें प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन्स का जो निर्माण है वो राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है या राइबोसोम्स के ऊपर किया जाता है। और इन राइबोसोम्स को अटैचमेंट यानी कि आबद्ध होने के लिए स्थान कौन प्रदान करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER provides a space and ribofurans for attachment of the ribosome to itself. It provides surface for protein synthesis, क्योंकि ये राइबोसोम्स को अटैचमेंट के लिए जगह प्रदान करती है, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह प्रदान करती है। ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए जगह प्रदान करती है। सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर, विभिन्न प्रकार के जो आदि उत्पाद हैं या प्रिकर्सर्स हैं जो कि लाइसोसोम्स के अंदर बनाए जाते हैं, उनके प्रिकर्सर्स का सिंथेसिस जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन भी होता है। फंक्शंस ऑफ SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और ये मुख्यतः लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स के लिए डिटॉक्सिफिकेशन में जो कोशिकाएं जिम्मेदार होती है उन कोशिकाओं में अबेंडेंट फॉर्म में पाई जाती है या बहुतायत में पाई जाती है। मुख्यतः ये मेमेलियन लिवर यानी कि
मैमल्स के जो यकृत कोशिकाएं हैं और गोनाड्स की जो कोशिकाएं हैं उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज के लिए भी मुख्यतः रेस्पॉन्सिबल है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किया जाता है। द SER brings about detoxification in the liver and converts harmful material like drugs and poison into harmless। यानी कि SER जो है वो लिवर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि ड्रग्स और पॉइजन इनको डिटॉक्सिफाई करती है या इनको कम हार्म करने वाले कंपाउंड्स के अंदर परिवर्तित करती है। विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन करती है जैसे कि गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स को सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती है और मसल सेल के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक